रचना भी जुड़ चुकी है। रचना, सबसे पहले आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जहां तक मेरे आज के टॉपिक्स की सवाल है तो दो टॉपिक्स रहेंगे और दोनों शॉर्ट साइड पे रहेंगे। एक रहेगा इंडिगो के फ्यूचर्स और एक रहेगा जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स। इंडिगो के चार्ट पे वीकनेस काफी नजर आ रही है मुझे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन होने वाला है और इम्पोर्टेंट एवरेजेस के नीचे प्राइस जाने वाली है। तो इंडिगो को हम शॉर्ट करना चाहेंगे यहाँ से, और एसएल रहेगा इसमें 4070 का, और डाउनसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 3900 पहला टारगेट और 3850 दूसरा टारगेट। और जुबिलेंट फूड के चार्ट सेटअप को देखते हुए और उसके नतीजे भी जो आए थे उसके नजरिए उसको नजर में रखते हुए यहाँ पे भी हमारा मानना है कि सेलिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे एसएल होना चाहिए फ्यूचर्स पे 615 का, और डाउन साइड पे हमारे दो टारगेट्स रहेंगे। पहला टारगेट 590 का, और अगर वो भी टूट गया तो फिर 580 का। एविएशन के फ्यूचर्स की बिकवाली की राय और इसी के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स, याद रखिए उसके तो नतीजे भी कल मार्केट आवर्स के बाद आए, इसके फ्यूचर्स भी बेचने की सलाह रचना ने दी है। वैशाली, क्या आपके भी टॉप पिक्स पर बिकवाली की राय होगी? नहीं, इनफैक्ट मैं बाय रेकमेंड करूंगी। एक तो है एलटीआई माइंट्री, जैसे कि मुझे आईटी सेक्टर सही लग रहा है। कल थोड़ी सी एक रिन्यूड न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम मुझे लग रहा है ये एलटीआई माइंट्री में। सो 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6150 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। दूसरा है, हम जो देख रहे हैं दैट थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है मनप्पुरम फाइनेंस में। तो काफी स्टॉक पीट चुका है, एक क्रूशियल सपोर्ट 145 का भी देख चुका है, और अभी आई थिंक एक हायर बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है मेरे हिसाब से। 152 के स्टॉप लॉस के साथ 160 162 का एक ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है। सो ये सब छोटे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, बिकॉज मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक ये रेंज में मुझे फेवरेबल लग रहा है। ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ गए, सारे के सारे लेवल्स एक बार मैं वापस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें। जो ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वैशाली पारेख, मनप्पुरम फाइनेंस, एक बार आप ट्रेड ले सकते हैं। कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग पोजीशंस बनी है। बाय द वे इसके अंदर बता दूं 160 रुपये तक का टारगेट है, 152 का स्टॉप लॉस है। तो ये एक ट्रेड हो गया। मेरे को थोड़ी हैरानी हो रही है कि पावर स्टॉक्स नहीं आए, वो वजह भी है, कल इतना चल गए थे कि आज ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दीली नहीं हो पाए। दूसरा, एक आईटी पे काफ़ी ट्रस्ट है और मिड कैप आईटी में भी एक एलटीआई माइंट्री के नाम से कंपनी है, आप इस पर भी देख सकते हैं ध्यान, और ये भी वैशाली की लिस्ट के अंदर आता है। तो वैशाली की लिस्ट में एक तो आईटी कंपनी होगी और दूसरा एक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी होगी। तो दोनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। 6100 का लेवल है, 5850 का एक स्टॉप लॉस भी है। रचना वैद्य की कॉल एक बार जरा स्क्रीन पर वापस से दिखाएं और ज़रा नोटिस हो जाएगा। उनका कहना है कि जुबिलेंट फूडवर्क 590 580 तक का रिवर्सल आ सकता है, लेकिन हालांकि ये बढ़ता हुआ चार्ट है, ये रिवर्सल का बेनिफिट आप रिवर्सल के स्टॉप लॉस टारगेट को रिग्रेसली फॉलो करके कर सकते हो। 615 का एसएल भी होगा, 615 के ऊपर आने पर ये जर्नी वापस कंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए कल का जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये हो सकता है कंटिन्यू हो और ये 590 तक आ जाए। 590 तक आते आते आपका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इंडिगो पे भी उनकी रिकमेंडेशन 3900 का टारगेट है और साथ ही 4070 का ट्रेड है। विवेक कारवा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के, उनसे जरा करते हैं बातचीत। विवेक सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको वैल्यूएशन का कंसर्न था, मार्केट ने छोटा मोटा डिप दिया, नियर अबाउट 24,000 तक आया 26,000 से, और बैंक निफ्टी भी 2-2,500 पॉइंट करेक्ट हुआ है। आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट वापस लौट आया सर बड़े शेयरों में, फ्रंटलाइन शेयर्स में? और अगर हाँ लौट आया तो फिर एक शेयर का नाम भी बताइए जहां पे बाइंग करना शुरू करें। तो डिम्पी जी, पहले तो सुप्रभात सभी को। देखिए, जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो काफी हद तक कम हो गया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। आप अगर निफ्टी और सेंसेक्स का फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर देखो तो मुझे लगता है कि लगभग आपका पी बैठेगा निफ्टी का करीबन 19 और 20 के बीच में। फॉरवर्ड अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉट प्रेजेंट अर्निंग, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो अगर 19 आजू बाजू अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस जहाँ पे फेयर वैल्यूएशन जनरली चलता है लार्ज कैप का, वहां पे निफ्टी आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि एक एक हाथ एफआईआई को बेचना भी है, थोड़ा बहुत मुनाफा लेके घर जाना है। और और ये जनरली होता है नवंबर दिसंबर हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है।
क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट जहां जहां दुनिया में प्रॉफिट हुआ है हल्का फुल्का इनको बुक करना रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक रैली आती है, वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लार्ज कैप्स में। और जो अर्निंग्स आए थे ये इतने कोई शानदार अर्निंग्स नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत जबरदस्त अर्निंग्स आप अगर दे तो हाई वैल्यूएशन पे आप ट्रेड कर सकते हो, वैसी सिचुएशन नहीं है। तो इसके लिए एक रेंज में रहेगा निफ्टी मुझे लगता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट लेवल है मेरा। डेफिनेटली आप अगर इंडेक्स स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 है इनमें आप अगर निवेश करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप गलत नहीं होगे। उदाहरण के लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा बैंकिंग में ही। आप अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक टाइप अगर लेते हो तो देखिए इस बाजार में भी एचडीएफसी बैंक काफी स्टेबल होकर रखा है और मुझे लगता है कि ये 2000 से 2100 तक आपको दिखा सकता है। और जो लार्ज कैप साइड में जैसे रिलायंस है ये भी आप अब देख सकते हो। और रिलायंस का जो डिमर्ज होके कंपनी निकली थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे भी काफी हरकतें हो रही है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म में वो भी अच्छा आपको करके दिखाएगा। तो लार्ज कैप में डेफिनेटली कंफर्ट है डिप्पी जी। आप ब्लाइंडली अगर आप इंडेक्स भी ले लोगे तो भी आप कमा के नहीं। ठीक है, डन। तो यही बस आपसे पता करना था सर। आपने अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा बहुत था वो कम हुआ है और लार्ज कैप में अगर आप बड़े शेयरों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। विवेक सर ने ओके कर दिया आपको। तरह एक रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली और इनफैक्ट कह सकते एक वक्त था जब 24,000 के लेवल्स तक नीचे जाते हुए देखे, एक वक्त था जब 300 पॉइंट्स की अपमूव भी वहां पर देखने को मिले, 24,300 तक भी पहुंचने की लगातार कोशिश दिखती रही, लेकिन लास्ट में इन द एंड फ्लैट ही क्लोज हुए। इससे सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि एक अनसर्टेन जोन में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाजार की शुरुआती तेजी या मंदी पर ना जाए, उसे सेटल होने दे और उसी के बाद कोई पोजीशंस या कोई डिसीजंस ले। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं बाजार पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। चंदन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डेड कैट बाउंस कल हमने देखा, इस वक्त 24,200 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करने की कोशिश। क्या सेंस करते हैं मार्केट के लिए आप, और आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? बिल्कुल, नमस्कार मानसी जी और सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में जद्दोजहद चल रही है बुल्स और बेयर्स की, और कल एक बड़े रेंज में ट्रेड हुआ बट जो ब्रॉडर रेंज है वो मार्केट तोड़ नहीं रहा है। नीचे में 23,850, ऊपर में 24,500 और एक बड़ा रोलर कोस्टर राइड देखने को मिला। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है तब तक ये रोलर कोस्टर राइड कंटिन्यू रहेगा। अग्रेसिव स्टेंस इंडेक्स में तभी आएगा जब या तो 24,500 के ऊपर होल्ड करें, और अग्रेसिव बिकवाली तभी आएगा जब 23,850 के नीचे तोड़े। तो ये जो 500 से 700 पॉइंट की रेंज है उसको हमें डील करना पड़ेगा। बट इंट्राडे के स्विंग की बात करें तो 24,000 से 24,300 का लेवल है, तो इंट्राडे प्ले करना है तो 24,000 के सपोर्ट से बाय ऑन डिप करे 24,300 के लिए। पोजिशनल प्ले करना है तो 23,850 के सपोर्ट से बाय करे 24,500 के लिए। 24,500 निकलेगा तभी तेजी है, अदरवाइज आपको एक लिमिटेड रेंज में छोटे छोटे ट्रेड करके आपको मार्केट के मूव को कैप्चर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो देखें कहीं ना कहीं इस बाजार में निफ्टी आईटी अपना दमखम बनाए हुए है। निफ्टी आईटी में पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, और इनफैक्ट देखें तो जो प्रीवियस मंथ का डिक्लाइन था वो पिछले 5 दिनों में रिकवर हो चुका है। तो इस इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, और कहने की जो डाउ में स्ट्रेंथ आई है उसको भी आईटी काउंटर थोड़ा सा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब निफ्टी आईटी में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकला है, और कोफोर्ज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। इस साल की बात करें तो 28 से 30% का रैली बना है, हार्ट ऑफ साया बॉटम फॉर्मेशन इंटेक्ट है, तो इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। 7,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 8,350 8,400 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पावर कंपनीज अच्छी लग रही है, और पावर ग्रिड में यहाँ पे बॉटम हुआ है। स्टॉक ओवरऑल देखिए तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस दिखा रहा है। जरूर पिछले 6-7 दिन में करेक्टिव मूव आया था, बट एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है विथ डिसाइसिव होल्ड अबव 325, जिसके लिए पावर ग्रिड पे खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 323 के स्टॉप लॉस है, 345 तक ये काउंटर उछाल मारता हुआ नजर आना चाहिए। तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त चंदन की तरफ से कोफोर्ज और पावर ग्रिड। कोफोर्ज पर हमारी नज़र कल क्लोजिंग के दरमियान थी, 8,400 तक के टारगेट्स चंदन को नज़र आते हैं, 8,120 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त प्री
ओपन में करीब आधे % की तेजी दिखाते हो 345 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए पावर ग्रिड में भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है चंदन कि भारतीय बाजार का मूड क्रूड कितना सुधार सकता है। करीब 2% की गिरावट हम देख रहे हैं, $72 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर एक बार फोकस करते हैं, वहां पर कोई राय, कोई बेट्स आपके हिसाब से अगर बन रही हैं तो? देखिए, क्रूड की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में उसकी वजह से थोड़ा उठापटक हो रहा है। बीपीसीएल की बात करें तो स्टॉक गिर नहीं रहा है, बट स्विंग्स भी नहीं आ रहे अपसाइड के। पिछले 10 दिनों से एक बड़े दायरे में है। 320 इमीडिएट हर्डल है, 300 सपोर्ट है, तो 300 320 एक बड़ा दायरा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बीपीसीएल में मैंने काफी एक डिटेल स्टडी किया था जिसमें 320 एक मेजर लेवल उभर के नजर आया है। क्योंकि पिछली बार जब भी अब गिरा था तो 320 नहीं तोड़ रहा था, और कम से कम ये स्टोरी पिछले 80 दिनों से चल रही है। 80 डेज से लगभग 320 को एक मेजर लेवल बना रहा है। तो 320 निकल जाता है तो बिल्कुल बाय बनेगा, बट जब तक 320 नहीं निकलता है हमें लिमिटेड और केप्ड अपसाइड की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल में भी आप देखोगे कि एक रेंज बाउंड बायस है, मल्टीपल हर्डल्स इंटेक्ट है, 400 की कॉल राइटिंग है, 400 नहीं निकलता है तब तक अपसाइड केप है। तो ये लेवल से ध्यान रखना चाहिए, बट याद रखें 320 यदि बीपीसीएल में निकल जाता है तो बड़े बॉटम बनेंगे 10-15% की रैली के लिए।